नमस्कार दर्शक गण, आज हम बात करेंगे 8 CPC की अपडेट की, जिसे आप एक नज़र में नहीं दिल से समझिए। कैबिनेट की स्वीकृति होती है जो हमारी उम्मीद की पहली किरण होती है। यह तारीख है 16 जनवरी 2025। इस तारीख को देश भर के सरकारी कर्मचारियों के दिल में एक नई उम्मीद जगी, क्योंकि इसी दिन भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने 8 CPC की स्वीकृति दी। अखबारों में सुर्खियां बनी, सोशल मीडिया पर बधाइयां आई, कार्यालयों में बातचीत शुरू हुई और अब कुछ अच्छा होगा, अब राहत मिलेगी। लेकिन यह स्वीकृति सिर्फ औपचारिक थी, व्यवहारिक नहीं। सिर्फ एक कागज पर दस्तखत हुए थे, लेकिन न अध्यक्ष नियुक्त हुए, न कोई सदस्य, और न ही बना टर्म ऑफ रेफरेंस TOR जो आयोग को दिशा देता है। यानी यह स्वीकृति एक कागजी दीपक थी जिसमें तेल नहीं था, बाती नहीं थी, और लौ तो बहुत दूर की बात है। DOPT की देरी, जब विभाग ही ठहर जाए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि सीधे PM के अंदर काम करती है, वेतन आयोग के गठन का केंद्र बिंदु मानी जाती है, उसे ही यह तय करना था कि अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होंगे, TOR क्या होंगे, कार्यशैली कैसी होगी। लेकिन अफसोस, 3 बार डेडलाइन बढ़ चुकी है। पहली उम्मीद मार्च 2025 को, दूसरी मई 2025 को, और तीसरी और आखिरी अब तय हुई है 31 जुलाई 2025 को। और आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, उस अंतिम तारीख में भी चंद दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक न कोई अध्यक्ष, न कोई सदस्य, और न ही कोई स्पष्ट निर्देश सामने आया है। इस देरी का असर क्या होगा? यह देरी सिर्फ प्रक्रिया में नहीं, यह देरी लाखों कर्मचारियों की उम्मीद में हो रही है। जब आयोग का गठन ही नहीं होगा तो वह रिपोर्ट कैसे देगा, और जब रिपोर्ट नहीं बनेगी तो सरकार उसे लागू कैसे करेगी। यानी कि इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर गठन में ही 7 से 8 महीने की देरी हो गई तो रिपोर्ट आने में 18 से 24 महीने लगेंगे, और लागू होने में हो सकता है कि 2027 या 28 तक का इंतजार। तो मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि ये जो 8 CPC है, इसमें देरी तय हो चुकी है। कब मिलेगी नया वेतन, क्या होगा पेंशन, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, ये तमाम सच्चाई लेके हम आपके समक्ष आज आए हैं। और आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि लिविंग हैप्पीली को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना प्यार, आशीर्वाद, शुभकामना समझ के अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्रिप्शन से आपका कुछ नहीं जाता, हमारे पास बहुत कुछ आता है। और मैं एक रिक्वेस्ट और भी करते चलूं, यह डिटेल्ड वीडियो है, लंबा वीडियो होने वाला है। आप अपने साथ अवश्य ही अपना फेवरेट खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, निश्चित तो पवित्र हो और आपके हेल्थ के लिए भी बेहतर हो, साथ लेके बैठे और फिर इस वीडियो का आनंद ही नहीं लें, अपने जानकारी को भी बढ़ाएं। अब हम बात करेंगे कि सरकारी कर्मचारी क्या सोचते हैं। एक शिक्षक सोचता है, मैंने पूरे लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाया, क्या उसका सम्मान मिलेगा? एक अस्पताल कर्मचारी सोचता है, मैंने महामारी में जान की परवाह नहीं की, क्या मुझे समय पर वेतन सुधार मिलेगा? एक फौजी जो आज के समय में देख रहे हैं कि किस तरह की हालात बनी हुई हमारे देश में, कितना कठिन परिश्रम कहां कहां वो कर रहा है, स्लीपलेस नाइट बिताता है, उसकी क्या उम्मीदें हैं? एक पुलिसकर्मी सोचता है, मैं त्योहारों पर भी ड्यूटी था, क्या मेरी तपस्या का मूल्य सिर्फ घोषणा तक सीमित रहेगा? क्या यह देरी स्वीकार्य है साथियों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सिर्फ प्रशासनिक असावधानी नहीं, यह एक वर्ग के साथ विश्वासघात जैसा महसूस होता है। सरकारी कर्मचारी कोई लाभार्थी नहीं है, वे देश की सेवा करने वाले कर्म योद्धा हैं, और जब उनका सम्मान इस तरह से ठहर जाता है तो सिर्फ वे नहीं, पूरे सिस्टम की आत्मा हिलती है। अब जरूरी है निर्णय, स्पष्टता और गति। यह देरी
अब और नहीं चल सकती। सरकार को चाहिए कि 31 जुलाई 2025 तक अध्यक्ष, सदस्य और टीओआर घोषित करें। आयोग की कार्यशैली, पारदर्शिता, संवाद सार्वजनिक करें। एक स्पष्ट टाइमलाइन जारी करें कि रिपोर्ट कब तक आएगी और कब लागू होगी। यह सिर्फ आयोग की स्थिति नहीं, सम्मान का सवाल है साथियों। वेतन सिर्फ पैसा नहीं होता, वो उस समर्पण की कीमत होती है जो एक कर्मचारी देश को देता है। और अब वक्त आ गया है कि सरकार उस समर्पण को कागजों से निकालकर जमीनी सच्चाई में बदले। 8वें वेतन को अब घोषणा से गति की ओर ले जाना होगा। तो हम बात करेंगे चरणबद्ध तरीके से इस वीडियो में कि आखिर इस 8 सीपीसी की शुरुआत कैसे हुई। तो 16 जनवरी, जैसा मैंने बताया, 2025 को भारत सरकार ने 8 सीपीसी को औपचारिक मंजूरी, जिसे अप्रूवल कहते हैं, दे दी। ये खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक नई आशा की किरण सामने बन के आई थी। लोगों के आंखों में एक चमक थी, उम्मीद थी कि महंगाई के इस दौर में उन्हें कुछ राहत मिलेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन अब तक की हकीकत क्या है? 6 महीने बीत चुके हैं और आज भी यह आयोग केवल कागजों में मौजूद है। जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला। हम सब जानते हैं कि हर वेतन आयोग के गठन में 3 मूल बातें बेहद जरूरी होती है और इसे मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा, जिसका पहला अहम हिस्सा होता टीओआर, टर्म ऑफ रेफरेंस। यह वो दिशा निर्देश होते हैं जिन पर सरकार आयोग से राय मांगती है। सरकार यह तय करती है कि किन मुद्दों पर अध्ययन होगा, वेतन में कितना इजाफा होना चाहिए, महंगाई भत्ता कैसे जोड़ा जाए, प्रमोशन, ग्रेड पे और भत्तों की समीक्षा हो। लेकिन 8वें वेतन आयोग का कोई टीओआर अब तक घोषित नहीं हुआ है। दूसरा जो अहम हिस्सा होता है साथियों, वह है चेयरमैन और सदस्य। हर वेतन आयोग की आत्मा होते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्य। ये वो लोग होते हैं जो देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर के भविष्य का खाका तैयार करते हैं। लेकिन अभी तक आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया, नहीं कोई सदस्य बने हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे एक गाड़ी को मंजूरी दे दी जाए लेकिन चालक और दिशा दोनों तय न हो। और तीसरा और सबसे अहम जो हिस्सा होता है इसका, समय सीमा, डेडलाइन। हर आयोग को एक निश्चित समय में रिपोर्ट सौंपनी होती है ताकि सरकार उसे लागू कर सके और आमतौर पर यह अवधि 18 से 24 महीने की होती है। लेकिन जब तक अध्यक्ष और टीओआर नहीं तय हुए हैं तो समय सीमा तय करना भी असंभव है। तो क्या हुआ अब तक? सिर्फ एक फॉर्मल घोषणा, हां, हम 8वां वेतन आयोग बना रहे हैं, लेकिन कोई दिशा नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई काम की शुरुआत नहीं। इसे कर्मचारी के मन में क्या चल रहा है साथियों? तो वेतन आयोग की खबर से जो उम्मीद जगी, अब वो धीरे धीरे निराशा में बदल रही है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार गंभीर है? क्या यह सिर्फ चुनावी घोषणा थी? क्या 2026 से पहले कोई बदलाव संभव है? एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी जो ईएमआई चुका रहा है, बच्चे की फीस भर रहा है, दवा और किराया बढ़ते देख रहा है, उसके लिए वेतन सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होती, उसके जीवन की राहत की उम्मीद होती है। जब उसे बार बार सिर्फ कागजी घोषणाएं मिलती हैं तो उसका मन टूट जाता है। वो पूछता है, कब मिलेगी हमें वो न्याय जो हमें पिछले 10 साल से मिलना चाहिए था? अब वक्त आ गया है, सरकार को सिर्फ घोषणा नहीं, कार्रवाई करनी होगी। टीओआर तुरंत जारी हो, अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त हों, एक स्पष्ट समय सीमा घोषित की जाए। यह केवल वेतन आयोग नहीं है, यह भरोसे की परीक्षा है। देश के 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी और पेंशनर की नजरें अब सरकार पर टिकी हैं। उन्हें वेतन नहीं, सम्मान चाहिए। उन्हें घोषणा नहीं, न्याय चाहिए।
और साथियों, सबसे ज्यादा चर्चित, जब भी पे कमीशन की बात होती है तो ये सबसे ज्यादा चर्चित विषय क्या है जानते हैं? जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर एफएफ, यह उम्मीदों का गुणांक, सबसे ज्यादा चर्चित यही विषय होती है। तो आइए इसे विस्तार में समझिए कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। यह है बड़ा सरल और सहज शब्दों में मैं आपको कहूंगा कि जो आपका मौजूदा वेतन है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नया गुणांक मल्टीप्लायर से, जो भी आएंगे इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। इन्हीं दोनों का गुणनफल है साथियों फिटमेंट फैक्टर, मौजूदा वेतन और नया गुणांक। यह वही संख्यात्मक सूत्र है जो आपके वर्तमान वेतन को गुना करके नया वेतन तय करता है, और जैसे ही वह फैक्टर बढ़ता है वेतन भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो हम जानेंगे कि 7वें वेतन आयोग में क्या था। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब फिटमेंट फैक्टर रखा गया था 2.57। इसका अर्थ क्या है? यह मानिए कि यह किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन था अगर 18,000, तो नया वेतन बन गया 18,000 गुने 2.57, यानी कि 46,260 हो जाएगा। अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर 7 CPC वाला ही कॉपी कर दिया जाए तो यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा सहारा बना, लेकिन महंगाई की रफ्तार उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। अब 8वें वेतन आयोग में क्या उम्मीद हम लगा रहे हैं, क्या कयास लगा रहे हैं? अब जब 8वां वेतन आयोग आने की बात हो रही है तो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की चर्चा जोरों पर है। वर्तमान में चर्चा में 3 प्रमुख आंकड़े हैं जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पहला है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 जो 7 CPC में थे और यही लगाया जाए, और अगर मूल वेतन 18,000 जो अभी किसी भी सैलराइज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 18,000 जो मिनिमम सैलरी है, अगर 2.57 भी लगाते हैं जो प्रीवियस था तो 46,260 आता है। अगर इसे थोड़ी सी बढ़ाकर, जो कि संभावित है, सरकारी चर्चा है, उसके गलियारों में भी ये चर्चा चल रही है कि इसे 2.72 तक कर दिया जाएगा, तो अगर ऐसा होता है तो न्यू मिनिमम बेसिक पेमेंट हो जाएगा 48,960। और इसे अगर थोड़ा उदारवादी समय की महंगाई को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए मद्देनजर किया जाए, 2.87 जो कि अधिकतर कर्मचारी संगठनों की मांग है, पेंशनर की मांग है, अगर 2.86 की कर दी जाती है तो यह हो जाएगा 51,480 रुपीज। अब इसका मतलब क्या है आपके लिए? तो उदाहरण से समझिए कि अगर आप लेवल 1 कर्मचारी हैं और आपका मौजूदा वेतन 18,000 है, तो आने वाले समय में आप उम्मीद कर सकते हैं 46,260 नहीं, बल्कि 48,960 या 51,480 जैसा सम्मानजनक वेतन। यानी सीधी सी बात, 100 बातों में से एक बात कह लीजिए कि 18,000 की बजाय अब उम्मीद है 51,000 तक पहुंचने की। यह छोटा बदलाव है? बिल्कुल नहीं। यह हर परिवार की उम्मीद, हर बच्चे की किताब, हर वृद्ध की दवा, हर गृहस्थ की रसोई से जुड़ा है। आज एक कर्मचारी सुबह 8 बजे दफ्तर के लिए निकलता है, दिन भर मेहनत करता है, तनाव झेलता है और लौटता है थका हुआ, लेकिन उसका बैंक बैलेंस थमा हुआ है। वो दौड़ता है लेकिन बैलेंस थमा हुआ है। महंगाई की रफ्तार तेज है लेकिन वेतन वहीं खड़ा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, दवाइयां, बच्चों की स्कूल फी सब बढ़ा है, लेकिन उसका वेतन फिटमेंट फैक्टर पर अटका हुआ है। सरकार को क्यों चाहिए फिटमेंट फैक्टर 2.86? यह कोई लालच की बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैं स्वयं पेंशनर हूं, लालच की वजह से ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह हमारी वास्तविक जरूरत है साथियों। कर्मचारी संगठन कह रहे हैं हम 2.87 की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि जीवन यापन हम सबों का सम्मानजनक हो सके, और सरकार कह रही है हम सोच रहे हैं, लेकिन फैसला बाद में होगा।
और इसी बाद में बीत जाती है जिंदगियां। यह सिर्फ वेतन नहीं, सम्मान की मांग है। यह सिर्फ 3,000 या 5,000 का फर्क नहीं है, बल्कि एक कर्मचारी के लिए यह आत्मसम्मान का सवाल है। अब फर्क तय करता है कि वह महीने के अंत में उधार लेगा या बचत करेगा या निवेश करेगा। उसके बच्चे को अच्छा स्कूल मिलेगा या समझौता करना होगा। वह बीमार होने पर दवा खरीदेगा या प्रकृति के भरोसे इलाज होने का इंतजार करेगा। अब सरकार से सवाल मैं करना चाहता हूं इस वीडियो से, कब तक सिर्फ चर्चाएं होगी? कब तक गठित किया जाएगा, कहकर टाल दिया जाएगा? क्या 1 करोड़ कर्मचारियों की उम्मीद यूं ही अधूरी रहेंगी? साथियों, बदलाव की दरकार है। आज 2.57 से 2.86 की यात्रा सिर्फ एक अंक नहीं है, यह आर्थिक न्याय है, सम्मान का हक है और एक परिवार की मुस्कान की वजह है। पेंशनर के लिए, अभी तक मैं कर्मचारी की बात कर रहा था, मैं स्वयं पेंशनर हूं तो खुद की बात भी कर लेता हूं कि पेंशनर के लिए आखिर बदलाव क्या होंगे। तो उनकी जो वर्तमान स्थिति है, आज देश के करोड़ों पेंशन भोगियों न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह मिलती है। और कई स्टेट में तो यह मिनिमम फिगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का 9,000 है, कई स्टेट में जैसे कर्नाटका में 8,000 है, कई राज्य है वहाँ 7,000 है, 6,000 भी है अभी तक मिनिमम। यह आंकड़ा 7 CPC के अनुसार निर्धारित किया गया था, लेकिन अब समय बदल गया है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। यह 9,000 आज की तारीख में न तो ठीक से दवाएं खरीदने देता है, न बच्चे की फीस भरने देता है और न ही एक बुजुर्ग को आत्मसम्मान से जीने देता है। संभावित नई पेंशन क्या होगी साथियों? तो यह जान लीजिए कि यह 25,000 से 25-26 तक प्रारंभ होगा। मिनिमम पेंशन तय होगा, होने की कयास लगाई जा रही है, संभावनाएं हैं। सरकार को यह जरूर करना चाहिए, यह प्रस्ताव है। और यह कोई उपकार नहीं होगा, यह उन बुजुर्गों का हक है जिन्होंने जीवन के 30 से 40 साल इस देश को समर्पित कर दिया। अब यह बदलाव कब से लागू हो सकता है? सरकार इस पेंशन को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी कर सकती है। और हां, बकाया जो एरियर के साथ, और आपको भी एरियर मिलेगा, सारे पेंशनर हमारे जो दर्शक गण हैं, यह सवाल हर रिटायर्ड कर्मचारी के दिल में है, हमें भी एरियर मिलेगा? हां, अवश्य मिलेगा। और अगर आप उस तारीख को यानी जनवरी 2026 को जीवित हैं, निश्चित है हमारे जितने भी दर्शक गण हैं अपने जीवन के प्रति, लिविंग हैप्पीली में हर लोग अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति हर कोई सजग है। आपने सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्त के बाद सरकारी सेवा का हिस्सा रहे हैं तो आपको बकाया राशि जो एरियर है अवश्य मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि 2026 में बढ़ा हुआ पेंशन लागू होगा, उसका पैसा पीछे के महीनों से जोड़कर आपको मिलेगा, यानी आपकी जेब में एक मुफ्त राहत पहुंचेगी जो आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इसका वास्तविक महत्व क्या है पेंशनर के लिए? एक बुजुर्ग पेंशनर की कहानी मैं बताता हूं, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, जो मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाएं ले रहे हैं, नियमित रूप से सुबह शाम ले रहे हैं, और जिनके पास आय का एकमात्र स्रोत जो है पेंशन है। उनके लिए 9,000 कोई सहारा नहीं है साथियों, यह एक संघर्ष है। दूध, दवा, बिजली, गैस, किराया सब कुछ दिन व दिन महंगा होता जा रहा, लेकिन उनकी पेंशन वर्षों से थमी हुई है। जब हम उन्हें सुनाई देता है कि उनकी पेंशन 25,000 से 26,000 हो सकती है, तो उनके दिल में एक नई चिंगारी जगती है, एक नई उम्मीद पैदा होती है, एक ऐसा सम्मान की पुनर्प्राप्ति है। जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो सरकार को नहीं, देश को आपसे कर्ज चुकाना होता है, और वो कर्ज है आपकी निष्ठा का, आपकी सेवा का, आपके समर्पण का। तो मैं इस वीडियो से सरकार से एक विनम्र अपील करना चाहूँगा
कि पेंशनर की न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक बनाया जाए, जो फिटमेंट फैक्टर के साथ पेंशनर को भी उसी अनुपात में लाभ मिले जो अभी तक मिलते रहा है, और एरियर का भुगतान बिल्कुल पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से यथाशीघ्र हो जाए। इसके साथ ही मैं और अपील करूंगा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाए। खासकर मैं देखता हूं हमारे आसपास जो फौजी मित्र हैं, ECHS में जाते हैं, इतने भीड़ में रहते हैं, वहां सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को रिक्रूट नहीं है। इस तरह से डाउन स्केल कर दिया गया। जिस तरह से हमारे देश की GDP बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह से आपको हर सुविधाओं भी तो बढ़ाना है, उसमें इजाफा नहीं हो रहा। ये सिर्फ पेंशनर के लिए 9,000 से 25,000 की छलांग नहीं है, यह एक पीढ़ी के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। यह उन लोगों की सम्मान की पेंशन देना है जिन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए खपा दिया। यह सिर्फ पेंशन नहीं, यह एक रक्षा कवच है, बॉडी शील्ड है उन बुजुर्गों के लिए जो अब दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहते, न तो शारीरिक रूप से खुद फिट रहकर और न तो आर्थिक रूप से। अब मैं बात करूंगा साथियों कि कब लागू होगा आखिर यह 8वां वेतन आयोग। सरकारी योजना क्या कहती है? तो भारत सरकार ने जब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी तो एक बात आश्वासन की तरह कही गई, लक्ष्य तिथि 1 जनवरी 2026 से होगा। यह सुनकर हर कर्मचारी के चेहरे पर एक उम्मीद की मुस्कान आ गई। चलो अब तो कुछ राहत मिलेगी, EMI आसान होगी, बच्चे की पढ़ाई का खर्च संभालेगा। लेकिन सच्चाई क्या कहती है? आज महीनों बीत चुके हैं, लेकिन न आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ, न TOR तय हुआ, न कोई ठोस प्रगति हुई है। और यहीं से शुरू होती है देरी की कहानी। आयोग की रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा साथियों, आप जानते हैं? हर वेतन आयोग की रिपोर्ट देने में 18 to 24 मंथ्स लगता है, और यह समय तब से गिना जाता है जब आयोग का कामकाज औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है। यानी अगर 2025 के अंत तक भी आयोग सक्रिय नहीं हुआ तो यह रिपोर्ट 2026 में आना बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा, और उसका लागू होना 2027 या 2028 तक टल सकता है। और इतिहास भी यही कहता है। 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था फरवरी 2014 को, और रिपोर्ट दी गई थी नवंबर 2015 को, और लागू हुआ 1 जनवरी 2016। यानी यहां भी 2 साल का अंतर था। अब अगर 8वां वेतन आयोग 2025 में ठीक से काम शुरू करता है तो रिपोर्ट 2026 के अंत तक आएगी और लागू 2027 में संभव है, वो भी बकाया के साथ। इसका असर कर्मचारियों पर क्या है साथियों? एक नया कर्मचारी जो 18,000 से अपना कैरियर शुरू करता है, उसे उम्मीद थी कि 2026 से उसका जीवन थोड़ा बेहतर होगा। एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी जो बच्चों की फी, घर का किराया, दवा पानी से जूझ रहा था, वो सोच रहा था कि 2026 से राहत मिलेगी। एक रिटायर्ड बुजुर्ग जो पेंशन से जैसे तैसे जी रहे थे, उसे लग रहा था कि न्यूनतम पेंशन में सुधार होगा। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 2026 नहीं, शायद 2027 या 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये तमाम बातें आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सबों को सजग करने कह रहा हूं, और मैं अपनी आवाज सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी बातों को, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि उनका भी AI ड्रिवन जो इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वहां तक पहुंच सके और आपकी आवाज को बुलंदी पहुंच सके। उम्मीद जब लगातार टलती है ना साथियों, तो एक बोझ बन जाती है। सरकार ने कहा था 2026 से लागू करेंगे, लेकिन जो जमीनी सच्चाई ये है कि अभी तक आयोग ने काम की शुरुआत भी नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ घोषणा थी या एक ठोस योजना, या फिर से चुनाव से पहले का वादा था जो बाद में भूल जाने वाली बात बन जाती है। यथार्थ
यह कहता है, अगर अभी आयोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो 2026 में लागू होना असंभव है। यह बात कर्मचारी समझते हैं, यह बात पेंशनर समझते हैं, यह बात परिवारें महसूस करती हैं, क्योंकि वो महंगाई की मार हर रोज झेल रहे हैं। अब जरूरत किस चीज की है? तो सरकार स्पष्ट टाइमलाइन दे कि आयोग कब पूरी तरह सक्रिय होगा। टीओआर और अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल की जाए। रिपोर्ट जो तैयार करने की प्रक्रिया होती है उसमें पारदर्शिता लाई जाए, ट्रांसपेरेंट लाया जाए, उसे ऑनलाइन रखा जाए। कर्मचारियों को उनमें यह भ्रम न रखकर सच्चाई बताई जाए, सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जाए कि यह वजह है देर का। यह केवल आयोग की तारीख नहीं है, इसे तारीख समझने की चूक ना करें साथियों। यह आम आदमी की उम्मीदों की डोर है। हर कर्मचारी आज सोच रहा, क्या मेरा वेतन समय पर सुधरेगा? हर पेंशनर पूछ रहा, क्या मेरा सम्मान लौटेगा? अगर 2026 एक सपना है तो उसे साकार करने की जिम्मेवारी सरकार की है। अगर 2027 या 2028 हकीकत है तो आज ही स्पष्टता हो जानी चाहिए। सरकार को इस तरह से बता देना चाहिए कि यह ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। यह सिर्फ वेतन आयोग नहीं, यह भरोसे की परीक्षा है और देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर इस परीक्षा में सरकार की निगाहें टटोल रहे हैं। साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, शायद आप हमारे साथ अपने खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ के साथ हैं। मैं अब जिक्र करूंगा कि आखिर में इस देरी के कारण क्या हैं। क्या राजनीतिक पेंच तो नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों हो रही है देरी? आपके मन में भी ऐसा हो रहा होगा कि आज डिजिटल युग है, एआई युग है, आज तमाम किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, कौन सा ऐसा डाटा एनालिसिस करना, प्रिपेयर करना जिसमें देर हो रही है? जब सरकार ने जनवरी 2025 में 8 CPC का मंजूरी दे दी तो करोड़ों कर्मचारियों की आंखों में एक नई चमक आई थी। उन्हें लगा था कि अब जल्द ही राहत मिलेगी, महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, खर्च, गृहस्थ जीवन थोड़ा सहज हो पाएगा। लेकिन आज 6 महीने के बाद भी न आयोग ने काम शुरू किया, न TOR आया, न दिशा तय हुई। तो देरी क्यों हो रही है? आइए इसे ही विस्तार में समझते हैं। सरकार, जिसका यह मुख्य काम है जो मैं बताया, तीनों काम, सरकार चुनावी वादों में व्यस्त है। 2024 से 25 अगर आप कैलेंडर देखेंगे, आगे की कैलेंडर देखेंगे तो चुनावों की भरमार है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, म्युनिसिपैलिटी के, ये सब हर ओर राजनीतिक रणनीतियां, घोषणाएं और प्रचार का चकाचौंध आपको दिखेगा। आप न्यूज देख लीजिए, हर न्यूज वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, उस पार्टी के साथ चल रही है। ऐसे में वेतन आयोग जैसे मुद्दे बैक बर्नर पर चले गए हैं। कर्मचारियों की आवाज को बाद में देखेंगे, पेंडिंग फाइल जो होता है वाली फाइल में डाल दिया गया ठंडे बस्ते में। लेकिन कर्मचारी पूछते हैं, क्या हम सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या हमारी जिंदगी चुनावी रणनीति से कम अहम है? और दूसरा जो कारण है साथियों, फिस्कल डेफिसिट, आर्थिक घाटा। सरकार का एक बहुत बड़ा डर है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए, पेंशन में वृद्धि की जाए तो इससे सरकार की आर्थिक स्थिति पर भार पड़ेगा। हर साल वेतन और पेंशन पर खर्च में हजारों करोड़ रुपए का इजाफा होगा और इससे फिस्कल डेफिसिट और बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता पर महंगाई का बोझ डालने से बेहतर नहीं कि उनके वेतन में थोड़ी राहत दी जाए? जब टैक्स हमसे लिया जा रहा तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? और जो तीसरा कारण मुझे महसूस हो रहा साथियों कि TOR जो टर्म ऑफ रेफरेंस में अस्पष्टता है, क्लैरिटी की कमी है। किसी भी आयोग का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, यानी सरकार आयोग को किस दिशा में काम करने को कह रही है। लेकिन 8 CPC में अभी तक TOR तैयार नहीं हुआ। बिना TOR के आयोग कैसे दिशा तय करेगी? बिना दिशा के रिपोर्ट कैसे बनेगी? यह ठीक वैसा ही है जैसे आप ड्राइवर को एक बड़े से वोल्वो बस में
हाईटेक बस में बैठा दीजिए, लेकिन उसे यह न बताया गया हो कि गाड़ी किधर ले जानी है, तो आपकी यात्रा कहाँ होगी, मंजिल कहाँ पहुंचेंगे। जो चौथा कारण मुझे लग रहा साथियों यह है कि यूनियन, जो तमाम किस्म के जो सर्विस वाले हैं उनके यूनियन होते हैं, पेंशनर के हैं, और सरकार के बीच संवाद या तो हो नहीं रही है या बड़ी धीमी गति से हो रही है। कर्मचारियों को यूनियनें बार बार सरकार से बात कर रही है, मांगे रख रही है, ज्ञापन दे रही है, लेकिन सरकार की ओर से सुनवाई की गति बहुत ही धीमा है या नहीं के बराबर आप कह लीजिए। यूनियनें यह महसूस कर रही हैं कि उनकी आवाज़ अनसुनी की जा रही है, इसीलिए उन्होंने अब धरने शुरू कर दिए हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर मुहिम तेज कर दी गई है। और यह कोई बगावत नहीं है, बल्कि हमें अपने मांगने का, जायज अधिकार मांगने का, शांतिपूर्ण प्रयास करने का संविधान ने अधिकार दिया है। जब उम्मीद जवाब दे देती है तब लोग धरना के रूप में सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं। आज देश के कोने कोने में कर्मचारी संगठन धरने पर बैठने जा रहे हैं। हाथ में तख्तियां हैं, प्लेकार्ड हैं, 8वें पे कमीशन को लागू करो, फिटमेंट फैक्टर में न्याय दो, पेंशनर को सम्मान दो। यह कोई विरोध नहीं है, बल्कि एक पीड़ा की पुकार है जो अब शब्दों में नहीं, आंखों में आंसू और हाथों में कांपते तख्तियों से झलक रही है। अब सरकार से सवाल है साथियों कि आप कब तक टालते रहेंगे? क्या कर्मचारी सिर्फ चुनाव के वक्त याद आते हैं? जब वो आपके साथ 30 साल तक खड़े रहते हैं तो क्या आप 3 महीने भी उनके लिए नहीं खड़े हो सकते? देरी का बोझ अब भारी होते जा रहा। यह देरी सिर्फ फाइलों की नहीं, यह भरोसे की देरी है। यह देरी सिर्फ TOR की नहीं, सम्मान की देरी है। यह सिर्फ संवाद की नहीं, समर्पण की उपेक्षा है। और अब वक्त आ गया है सरकार ये समझे कि यह वेतन आयोग नहीं, वेतन का अधिकार आयोग है। यह पेंशन नहीं, एक पीढ़ी का अंतिम सम्मान है। वो पेंशन के बाद बस सीधा परम धाम को जाते हैं। यह फिटमेंट फैक्टर नहीं, देश के विकास का स्पीडोमीटर है। और क्या आपको लगता है कि यह सच में गेम चेंजर होगा? तो मैं कहूं साथियों अपना विचार, हाँ, अगर फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 2.86 तक बढ़ा तो यह सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, बल्कि कर्मचारियों के जीवन का वो मोड़ होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, जहां से सम्मान, सुविधाएं और आत्मविश्वास की नई शुरुआत होगी। आइए देखें ये कैसे गेम चेंजर बन सकता है। तो पहला है कि कर्मचारी वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत। वो कर्मचारी जो 10 से 12 घंटे मेहनत करते हैं, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, जो महीने के अंत में उधारी की लिस्ट देखता है, EMI भरते भरते परेशान हो जाता है, कहता आज हम कमा रहे हैं अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, EMI के लिए, क्योंकि बिना EMI के आज कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी उनकी आमदनी नहीं है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो गया तो उसका वेतन सीधा 46,000 से बढ़कर यह जो अभी मिनिमम है 46 से 51 तक हो सकता है। मिनिमम की बात कर रहा हूं। और यह बदलाव सिर्फ पैसे का नहीं, सम्मान का है। और अब वो अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में भेज सकेंगे जहां हाईली क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी रहते हों। समय पर दवा खरीद सकेंगे, ये महंगे इलाज करवा सकेंगे और खुद को देश के निर्माता के रूप में महसूस कर सकेंगे। दूसरा है, देश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। इकोनॉमी जो ट्रांजैक्शन है, इसमें भी एक स्पीड अप आएगा, बूस्ट आएगा। जब करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर की जेब में अधिक पैसा आएगा तो वे अधिक खर्च करेंगे और इसका सीधा असर होगा, बाजारों में चहल पहल बढ़ेगी, व्यापारियों को फायदा होगा, प्रोडक्शन और डिमांड दोनों में उछाल आएगा, SME सेक्टर में जंप आएगा, GDP में गति आएगी। यानी एक कर्मचारी का बढ़ा हुआ वेतन देश के आर्थिक इंजन में तेल जैसा काम करेगा और इसका असर हमारे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ेगा। वहां के कंजम्पशन बढ़ेंगे,
बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों गांवों में भी जब रेलवे, डाकघर, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता जैसे सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ेगी तो वहां की दुकानें, सेवाएं और बाजार भी जाग जाएंगे, चहल पहल आ जाएंगे। जिन क्षेत्रों में आज ठहराव है वहां जीवन में रफ्तार आएगी और यह बदलाव शहरी नहीं राष्ट्रव्यापी होगा और पेंशनर की जीवन गुणवत्ता सुधरेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी। आज एक बुजुर्ग पेंशनर, जैसा मैंने मिनिमम बताया 9,000 पेंशन में दवा, किराया, जरूरत पूरा करने से जूझ रहा, और अगर यही न्यूनतम पेंशन 25,000 होती है तो केवल जिंदा नहीं रहेंगे बल्कि सम्मान से जी पाएंगे। वो बेटे के सामने हाथ फैलाए बिना जी सकेंगे। वो पत्नी को हर महीने मंदिर ले जाकर दर्शन करा सकेंगे। वो महीने का राशन बिना उधारी के, बिना क्रेडिट कार्ड के खरीद सकेंगे। लेकिन अगर देरी जारी रही तो कर्मचारी हताश होंगे। जब मेहनत का समय पर न मिले उसका फल तो मन दुखी हो जाता है। कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा, उससे काम में असर दिखेंगे, प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट होगा और जो आज राष्ट्र निर्माता हैं वे खुद को उपेक्षित महसूस करने लगेंगे। यूनियनों में आक्रोश बढ़ेगा क्योंकि जब मांगों की कोई सुनवाई नहीं होगी तो शांत संगठन सड़क पर उतर जाते हैं। ज्ञापन, धरना, हड़ताल की चेतावनी, यह सरकार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बन सकता है और सरकार पर बढ़ेगा दबाव। हर कर्मचारी सिर्फ कार्यालय तक सीमित नहीं, वो एक मतदाता भी तो है, वोटर भी तो है। सरकार को फिर अगले लोकसभा में तो जाना है। देरी से सरकार की छवि धूमिल होगी। विपक्षी दल इसे मुद्दा बना सकते हैं और जनता सरकार की नीयत पर सवाल भी उठा सकती है। दोस्तों, वेतन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। आज मैं वकालत कर रहा हूं सिर्फ पेंशन की नहीं, उससे ज्यादा सम्मान की, आत्मसम्मान की। एक सरकारी कर्मचारी आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा, चाहे तेज बारिश हो, धूप हो, महामारी हो या पर्व हो, छुट्टी मिले या न मिले, वो काम पर जाता है, पूरे सत्यनिष्ठ होकर पूरे दिन काम करता है। ट्रेन का गार्ड हो, पोस्टमैन हो, हमारे बॉर्डर पर तैनात फौजी हो, स्कूल का शिक्षक हो, मंत्रालय का बाबू हो, हर कोई राष्ट्र की रीढ़ है। और जब उसका वेतन वर्षों तक नहीं सुधरता तो वो सिर्फ जेब नहीं, उसके दिल भी टूटते हैं। वह सोचता है, क्या मेरी मेहनत को कोई समझता है? क्या मैं सिर्फ आंकड़ों का हिस्सा हूं? लेकिन जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो वह कह पाता है, हां, देश ने मेरी सेवा का सम्मान दिया। गेम चेंजर हो सकता है, न कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर सरकार ने 2.86 मिनिमम फिटमेंट फैक्टर को समय पर लागू किया तो यह गेम चेंजर होगा। कर्मचारी खुश होंगे, पेंशनर अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सरकार लोकप्रिय होगी, जो कि आगे की रणनीति है उसमें वो सफल होंगे। लेकिन अगर इसके उलट वाइस वर्सा देरी हुई तो भ्रम जारी रहेंगे, तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है सरकार के लिए, जो वर्षों तक याद रखी जाएगी। तो अब साथियों, वक्त है घोषणाओं से आगे बढ़ने का, आयोग को सक्रिय करने का, भरोसा लौटाने का। यही मेरी अपील है, विनम्र अपील सरकार से। 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्साह हम सबों में जरूर है। हर कर्मचारी की आंखों में एक चमक है, हर पेंशनर के चेहरे पर एक उम्मीद है कि शायद अब देश उन्हें वो सम्मान देगा जिसके वो वर्षों से हकदार हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि देरी लगभग तय है, क्योंकि सरकार की प्रक्रिया जैसे समय की रेत पर धीमे धीमे चल रही हो। हर बार एक नई डेडलाइन, हर बार एक नया कारण, लेकिन समाधान शायद कहीं खो गया है। 1 जनवरी 2026 लागू होने की सैद्धांतिक घोषणा जरूर है, लेकिन सैद्धांतिक और वास्तविक में जो फासला है
वही कर्मचारी की बेचैनी बना चुका है। अब सवाल यह नहीं कि आयोग बनेगा या नहीं, सवाल यह है कि समय पर बनेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या सम्मान अब भी टलता रहेगा? क्या उस व्यक्ति को फिर इंतजार करना होगा जो पिछले 30 सालों से राष्ट्र सेवा में बिना रुके खड़ा है? लेकिन साथियों, उम्मीद सिर्फ इंतजार करने के लिए नहीं होती, उम्मीद होती है जागने के लिए। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है धैर्य रखें, लेकिन जागरूक बने, शांत रहें पर सोए नहीं, मौन हो पर अनजान नहीं, इंतजार करें पर अपनी आवाज कमजोर न होने दें। कर्मचारी का जीवन कोई आराम की कुर्सी नहीं होता, वो हर दिन एक संघर्ष की डेस्क होती है, जो हर नियम का पालन करता है, जो समय पर दफ्तर जाता है, जो परिवार के लिए राष्ट्र की जिम्मेदारी को रखता है। वो सिर्फ एक वेतन नहीं चाहता, वो चाहता है समय पर मिले सम्मान। और ये 8वां वेतन आयोग सिर्फ साधारण कागजी प्रक्रिया नहीं है, यह एक कर्मचारी की उम्मीद है, एक पेंशन की मुस्कान है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की योजना है। यह उस मां की प्रार्थना है जो चाहती है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी में जाकर इज्जत और स्थिरता से जीवन बिताए। तो आइए अब यह आवाज धीमी नहीं रहे, बल्कि इतनी बुलंदी हो कि वो उन दीवारों को भी पार कर जाए जहां अक्सर फाइलें धूल खाते रहती हैं। सरकार को बताइए कि कर्मचारी अब खामोश नहीं, जागरूक हैं। सूचना में ताकत और जागरूकता में बदलाव। आप सभी मित्र इस चैनल को सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को हर उन सभी को के साथ साझा करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके अपने अधिकार के लिए, और यह हमारी वाणी आप सबों का सपोर्ट सरकार तक भी पहुंच सके। आप सबों को मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, अपने हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने सगे संबंधी मित्रों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि आज सिर्फ हम बोल रहे हैं, हम सब मिलकर बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। नए अपने कमेंट में लिख के बताइए कि हमें न्याय चाहिए, देरी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर अपडेट आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। और याद रखिए साथियों, आज के समय में जानकारी ही ताकत है, और उस जानकारी की इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना, यही हमारी बुद्धिमत्ता है। और ये जागरूकता, यही परिवर्तन की चाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। फिर से मिलता हूँ। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।